नमस्कार। अगर हम पिछले 2 वर्षों की बात करें, पिछले 22 महीनों में रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसमें एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक 5 लाख सिपाही 5 लाख सिपाही या मारे गए या घायल हुए। पिछले 2 महीनों में जो युद्ध चल रहा है इस समय इजराइल और हमास के बीच, उसमें अब तक 18,000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। एक युद्ध नगोर्नो काराबाख को लेकर अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच हो रहा है। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 2020 से तनाव है। भारत और पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर तनाव, आतंक का तनाव, चीन और ताइवान को लेकर तनाव, दक्षिण चीन सागर में तनाव, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। क्या वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ रहा है? इसके बारे में चर्चा करने के लिए आप दोनों से बेहतर नहीं हो सकता। और जनरल नरवणे, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर हम भारत की बात करें तो सबसे बड़ी चुनौतियां भारत के लिए, सबसे बड़ा खतरा 2024 में क्या होगा? इमीडिएट थ्रेट और लॉन्ग टर्म थ्रेट। थैंक यू गौरव। इससे पहले मैं इस सवाल का जवाब दूं, मैं एयर चीफ मार्शल भदौरिया और मेरे तरफ से आप सबको नमस्कार और जय हिंद। मैं एजेंडा आज तक का भी आभारी हूं कि उन्होंने आज हमें इस मंच पे बुलाया ताकि हम आपसे राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में हमारे जो विचार है वो आपके साथ बांट सकें। जहाँ तक भारत को जो आने वाले वर्ष में चुनौतियाँ या खतरे हो सकते हैं, जो अभी दुनिया में हो रहा है उससे तो ये ज़ाहिर होता ही है कि लड़ाई, वॉर हमेशा छाँव में छिपी हुई है और कभी भी जो है लड़ाई छिड़ सकती है। और इसीलिए एक राष्ट्र को हमेशा लड़ाई के लिए तैयार होना चाहिए। एक बहुत पुरानी कहावत है, इफ़ यू वांट पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। और ये एक रोमन स्कॉलर ने कहा था 5th सेंचुरी एडी में, और उनका नाम था वेजेटियस। और वेजेटियस नाम सुन के दिमाग में तोरी और टिंडा ऐसे वेजिटेबल सामने आते हैं, लेकिन जो उन्होंने उस समय कहा था वो आज भी उतना ही लागू है। लेकिन आगे जाके जो देश के सामने खतरे हो सकते हैं, तो इस पर मैं कौटिल्य ने जो कहा था उसके बारे में बताऊंगा कि उन्होंने कहा था कि किसी भी राष्ट्र के सामने 4 किस्म के खतरे हो सकते हैं: एक्सटर्नल, इंटरनल, इंटरनली एडेड एक्सटर्नल थ्रेट्स और एक्सटर्नली एडेड इंटरनल थ्रेट्स, जैसे कि प्रॉक्सी वॉर और टेररिज्म, जिसका सामना हम रोज कर रहे हैं। लेकिन इस संदर्भ में उन्होंने ये भी कहा था कि जो अंदरूनी खतरे होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो अंदर के जो दुश्मन हैं उनको समझना, उनके बारे में पता करना और उनके साथ मुकाबला करना वो ज़्यादा मुश्किल है निस्बत जो एक्सटर्नल थ्रेट है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि आगे जाके हमें इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारे अंदरूनी सुरक्षा के जो मसले हैं वो हमारे देश के अखंडता के लिए एक खतरा ना बन जाए। ये बहुत बड़ी बात आपने की। 2024 के अगर हम इमीडिएट थ्रेट्स की बात करें, एयर चीफ मार्शल भदौरिया, इमीडिएट थ्रेट की अगर हम बात करते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, 2.5 फ्रंट्स की जब बात होती है, तो क्या ये जो हाफ फ्रंट है, भारत को आंतरिक खतरा, भीतर घात का खतरा, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा 2024 इमीडिएट थ्रेट या आने वाले वर्षों में? ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है जो हमारे ध्यान में हमेशा होना चाहिए। बहुत बड़ा थ्रेट है, ग्रोइंग थ्रेट है,
एंड जैसा कि अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, स्पेशली लो कॉस्ट वेपन्स, ड्रोन बेस्ड वेपनाइज्ड प्लेटफॉर्म्स, इन सब से ये नॉन स्टेट एक्टर्स को एंड इस तरह की एक्टिविटीज़ को, टेररिस्ट एक्ट्स को और थोड़ा सा बढ़ावा मिलता है ऐसे एक्ट्स करने के लिए। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आई थिंक 24 में जैसे जनरल नरवणे ने बोला, ये एक सबसे बड़ा खतरा है। ऑल्सो जहाँ तक तैयारी का सवाल है, आई थिंक वेरी क्लियरली हमें 24 में देखना हो या थोड़ा आगे देखना हो तो तैयारी चीन के हिसाब से करनी चाहिए जो हम करते हैं। एंड जो संभावना का सवाल है तो वो नॉन स्टेट एक्टर्स की एक्टिविटी वेस्टर्न साइड में, नॉर्दर्न साइड में बॉर्डर स्कर्मिशेस पॉसिबिलिटीज़, एंड आई थिंक एक और एरिया अपार्ट फ्रॉम जो फ्लैग ऑलरेडी हुआ है इस साइबर थ्रेट्स, इसको बहुत ध्यान से हमें देखना पड़ेगा, बोथ मिलिटरीली एंड इन नॉन मिलिट्री डोमेन्स। ये एक बहुत बड़ा खतरा उभर के आएगा एंड हमें इसकी तैयारी मिलिटरीली तो हम इस पे काम कर ही रहे हैं, बट एज ए ऑन द एज ए नेशन, होल ऑफ नेशन अप्रोच इसको टैकल करना जरूरी है। तो साइबर स्पेस पे हमारी अटेंशन बढ़नी चाहिए। साइबर थ्रेट, आप ये सोचिए कि एक गोली चलाए बिना किसी देश को आप घुटनों पर ला सकते हैं। अगर आप किसी देश की बैंकिंग प्रणाली पर हमला करें या रेलवे नेटवर्क पर हमला करें, साइबर अटैक्स करें, क्या इस थ्रेट के लिए भारत तैयार है आपकी दृष्टि में? ये साइबर थ्रेट का जो खतरा है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। और जो मैंने पहले एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट की बात की थी, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे इन थ्रेट्स के बीच में जो बाउंड्री थी वो भी अभी हट रही है। अभी साइबर थ्रेट एक्सटर्नल या इंटरनल में ऐसे क्लासिफाई नहीं कर सकते। ये टेक्नोलॉजी ने ये बाउंड्रीज जो है इरेलेवेंट बना दी हैं। दे हैव क्रॉस्ड ऑल दीज बाउंड्रीज। और आगे जाके साइबर थ्रेट का खतरा जो है और बढ़ने ही वाला है। और इस पर हमारी नज़र है, देश की पूरी नज़र है, इसके ऊपर कई कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन इसके बारे में जितना हम कम सोचेंगे, बताएंगे, उतना ही अच्छा होगा। इसके बारे में जितना कम बताएं, लेकिन जनता जितनी जागरूक हो उतना ही ज्यादा वो अपनी सुरक्षा भी कर सकती है। अगर हम साइबर थ्रेट की बात करें या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात करें, इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध हो रहा है या रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी बहुत महत्वपूर्ण है। ए चीफ भदौरिया, उसमें साइबर वॉर कितनी महत्वपूर्ण है, उस क्षेत्र में भारत कितना तैयार है उस क्षेत्र में? आई थिंक इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। यू राइटली सेड अक्रॉस द बोर्ड। एक एग्जांपल दूंगा। अभी हम रिसेंटली कुछ स्पेस इंडस्ट्री रिलेटेड, प्राइवेट सेक्टर रिलेटेड बात कर रहे थे, एंड स्पेस के कुछ स्टार्टअप्स एंड कुछ प्राइवेट सेक्टर की जो इंडस्ट्री है उनकी इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी गेटिंग स्टोलन। ऑल दिस हैज़ अ बेयरिंग। ओके, सो साइबर का थ्रेट मिलिट्री तो बहुत जल्दी समझती है, उस पर कार्रवाई हो रही है, बट सबको समझना जरूरी है। जो प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स हैं उनको अपनी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना जरूरी है, बिकॉज उसकी इम्प्लीकेशंस ऑन आने वाले समय में क्या टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, क्या हम सक्सेस हो रहे हैं, ये सब गलत लोगों के हाथ में जाएगा। तो ये इसको खतरे को समझना और इसके बाद इसको बहुत स्ट्रांग स्टेप लेना जरूरी है। अगर इस समय हम रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है उसको देखें, 2 साल से चल रहा है। जो शॉर्ट शार्प वॉर की बात होती थी, क्या वो कॉन्सेप्ट पुराना हो गया है? पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका के आगे कभी हथियार मांग रहे हैं, कभी पैसा मांग रहे हैं, क्या ये दर्शाता है कि अगर भारत की किसी भी नेबर के साथ कॉन्फ्लिक्ट होती है और खासतौर पर नॉर्दर्न बॉर्डर या चाइना के साथ, तो हम विदेशी हथियारों पर निर्भर नहीं रह सकते? क्या ये सबसे बड़ा लेसन है? इससे पहले मैं एक और बात साइबर वॉरफेयर के बारे में कहना चाहूँगा कि इसमें भी 2 पहलू होते हैं, एक है डिफेंसिव और एक है ऑफेंसिव। जहाँ तक डिफेंसिव साइबर वॉरफेयर की बात है तो इसमें हमारा सबका जो है योगदान है। हमने सब ने अलर्ट रहना है, और जैसे फिशिंग अटैक्स होते हैं, जहाँ जहाँ हम कामकाज पर लगे हुए हैं, कहीं पर ऐसे लगता है कि
कुछ ठीक नहीं है, खास करके आईटी इंडस्ट्री में, तो उसका ज़रूर हमने ध्यान रख के लोगों को बताना है, ताकि वो अलर्टनेस लेवल जो है, जागरूकता जो पूरे समाज में होनी चाहिए। जहाँ तक लड़ाई का सवाल है, इसमें दो चीज़ें हैं कि पहले तो पिछले 10 वर्ष में खास करके भारत में एक ऐसा ही भावना पैदा हो रही थी कि लड़ाई नहीं होने वाली, या लड़ाई एक पुराने ज़माने की चीज़ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ ख़त्म हो गया। लेकिन जैसे आपने ज़िक्र किया, जितने चाहे यूक्रेन हो, चाहे इज़राइल हमास हो, लड़ाई कहीं नहीं जाने वाली, वॉर विल ऑलवेज बी देयर, और इसलिए हमें हमेशा उसके लिए तैयार रहना है। और अगर हमें तैयार रहना है तो उसके ऊपर जो काबिलियत बनानी होती है, जो क्षमता पैदा करनी होती है, उसके लिए फिर ऑब्वियसली वो बजटरी सपोर्ट चाहिए, पैसे लगते हैं। जो यूक्रेन में हुआ है अभी, जो एड उनको मिला है यूएस से और दूसरे नाटो देशों से, उसके अलावा एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है मई 2023 की, जिसमें उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के पुनर्निर्माण का जो काम है उसके लिए $411 बिलियन लगेंगे। और ये आंकड़ा जो है वो सिर्फ जो पहले साल में नुकसान हुआ है उसका है, दूसरे साल तो अभी चल रहा है, हो सकता है उतना ही हो दूसरे साल का। तो अगर इस तरीके के नुकसान से बचना है तो एक ज़रूरी है कि एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होनी चाहिए, और एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होने के लिए खर्चा तो आएगा ही, लेकिन जो भी हम तैयारी करते हैं हम दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, और इसीलिए हमने जो भी आगे लड़ाइयाँ होंगी वो हमने अपने खुद के हथियारों से लड़नी है, और इसके लिए हमारी खुद की इंडस्ट्री और जो आत्मनिर्भर प्रोग्राम है उसको हमने और बढ़त देनी है और साथ देना है। लेकिन क्या ये जो आत्मनिर्भर भारत का प्लान है चीफ, ये सफल हो पा रहा है? जिस तरह का प्राइवेट सेक्टर का निवेश चाहिए या कमिटमेंट चाहिए, केवल लाइसेंस प्रोडक्शन विदेश से लेकर भारत में करना नहीं, क्या हम असल में वो कर पा रहे हैं, फ्यूचर टेक्नोलॉजी बना पा रहे हैं? ये बहुत ट्रिकी सवाल है। जितने सेमिनार्स हैं, जितनी टॉक में है, उसमें बहुत प्रोजेक्शन है कि आत्मनिर्भरता की तरफ हम चल रहे हैं एंड बहुत प्रोग्रेस है। ग्राउंड रियलिटी ये है आज की कि इस पे अभी बहुत काम होना है, बिकॉज लाइक यू सेड, मेक इन इंडिया या खाली मैन्युफैक्चर से आत्मनिर्भरता नहीं आएगी जब तक डिज़ाइन, R&D, IPR, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट यहाँ नहीं होता, तब तक आत्मनिर्भरता नहीं आ सकती। एंड आई थिंक आत्मनिर्भरता के जो अभी तक के फ्लैग बेयरर्स हैं वो DRDO एंड DPSUs हैं, बिकॉज जितनी भी इंडिजिनस प्रोडक्ट हुए ज़्यादातर उनसे हुए हैं, बहुत अच्छा काम किया है। बट उनको अब ये नई एवोल्यूशन करनी है कि प्राइवेट सेक्टर जब तक इन्वॉल्व नहीं करते आप, एंड जब तक रियल D&D एंड IPR डेवलपमेंट नहीं होता, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते इसमें। इसलिए मेरे हिसाब से इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए, मेक इन इंडिया में के लिए बहुत काम हो चुका है। आत्मनिर्भरता के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स लेने हैं, एंड इसका कोर स्ट्रेंथ DPSUs एंड DRDOs को ड्राइव करना चाहिए, उनको अपनी एवोल्यूशन करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को साथ मिला के चलना। बहुत सारी लिप सर्विस हो रही है इसमें, जिसमें बोल रहे हैं कि हम कर रहे हैं, प्रैक्टिकली ग्राउंड पे जितनी तेज़ी से होना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरी रीडिंग से नहीं हो रहा। एंड आई थिंक ये सबसे क्रिटिकल इशू है। जो भी हम लेसन्स देखते हैं आजकल के, आत्मनिर्भर होना, अपनी डेवलपमेंट करना जरूरी है, एंड प्राइवेट सेक्टर को फुल फोर्स में इसमें इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। ये मेरा एप्रिसिएशन है। सेना की दृष्टि से भी कि हम अपनी राइफलें खुद बनाएं, अपने टैंक, अपनी तोपें बड़ी मात्रा में खुद बनाएं, और सब अगर नगोर्नो कराबाख के लिए जो अजरबैजान आर्मीनिया का युद्ध था, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी हम बड़े तरीके से खुद बनाएं, UCAVs, UAVs। टेक्नोलॉजी का तो इस्तेमाल हमने करना ही है, लेकिन एक फ़र्क है आर्मी और नेवी और एयरफोर्स में, वो है कि एयरफोर्स नेवी ज़्यादा प्लेटफॉर्म सेंट्रिक है, हवाई जहाज, शिप्स, और आर्मी ज़्यादा मैन पावर सेंट्रिक, हमारे रेंज ऑफ वेपन्स ज़्यादा हैं, और हमारे वेपन हथियार जो हैं वो कंपैरेटिवली लो टेक हैं। एग्री?
तो इसलिए हमें जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे देश में ज़्यादा है, और मैं ये बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी ऑर्डर्स आर्मीन में दिए हैं पिछले 2-3 साल में, उसमें से 68% ऑर्डर्स इंडियन कंपनीज को गए हैं। दैट इज़ द स्टैंडर्ड वी हैव अचीव्ड। और इसमें जो PSUs हैं, उनके अलावा इंडस्ट्री जैसे भारत फौज, L&T, स्टार्टअप्स, उनको भी ऑर्डर्स गए। और मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा टेक्नोलॉजी के, UAVs, आइडिया फौज जो एक स्टार्टअप कंपनी है, उसको सबसे पहले ऑर्डर गया UAVs का, और 1 साल के अंदर अंदर वो लद्दाख में डिप्लॉय भी हो गए थे। और आइडिया फौज ने ये कॉन्ट्रैक्ट जीता है एस्टेब्लिश प्लेयर्स के साथ compete करते हुए, और इससे MSMEs को बहुत प्रोत्साहन मिला कि हम भी जो है इस क्षेत्र में घुस के, डिफेंस के क्षेत्र में घुस के ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है, खासतौर पर अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स अगर हमारे पास अपने होंगे या UAVs अपने होंगे तो दुश्मन भी सोचेगा कि यार इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, खुद ही अपना सब कर लेते हैं। आप क्योंकि एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी एडवाइज कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कितना आगे हम बढ़ पा रहे हैं क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में भी, मेक इन इंडिया और R&D करके। और आप किस पॉइंट पे अग्री नहीं करते जनरल नरवणे से? नहीं, जनरल नरवणे से मैं हमेशा हर पॉइंट पे एग्री करता हूँ, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, बिल्कुल हमारी थॉट प्रोसेस सेम है। इन टर्म्स ऑफ क्या टेक्नोलॉजीज डेवलप हो गई हैं, कॉरिडोर्स में क्या काम चल रहा है, कॉरिडोर्स में काफ़ी अच्छा काम चल रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इंडस्ट्री टू सेटअप क्विकली, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एंड स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से, यूपी में है, तमिलनाडु में है। अभी तक प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ, जल्दी शुरू होने वाला है इनिशियल कंपनीज का, बट एज पैन इंडिया देखा जाए तो आई थिंक लाइक आई सेड R&D एक बहुत वीक एरिया है। इसमें प्राइवेट सेक्टर में, स्टार्टअप्स में काफ़ी एक्टिविटी हो रही है, उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो R&D एक्टिविटी को जब तक हम सपोर्ट करके उसको बढ़ावा देके उनको ऑर्डर्स नहीं देते, तब तक ये आत्मनिर्भरता का उतनी ट्रैजेक्टरी हाई नहीं होगी। इस दिशा में कितना काम हो रहा है, आई थिंक जितने भी स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स करके, एंड जितने रिसेंट जो रूल्स चेंज किए गए हैं, उससे बहुत बढ़ावा मिला है, बहुत बढ़ावा मिला है। मिलिट्री एविएशन में आप देखो LCA ऑलरेडी सक्सेसफुल हुआ है, एंड प्राइम मिनिस्टर की फ्लाइंग के बाद तो इतनी बड़ी एंडोर्समेंट एंड इतना बड़ा स्टेप, एक तरह से मैच्योरिटी एंड रिलायबिलिटी LCA की, उसमें कॉन्फिडेंस एंड पूरी एविएशन इंडस्ट्री में कॉन्फिडेंस का वो एंडोर्समेंट था। तो इससे इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इशू है कि अगर हम फुल फ्लेजेड आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमें, मेरा मानना है कि बहुत आगे स्टेप लेना है एंड फुल प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना है। छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज़ में आ गए हैं, बड़ी टेक्नोलॉजीज़ में, बड़े डेवलपमेंट में उसको फ्रक्टिफाई करना। एंड आई थिंक करंट रिक्वायरमेंट सेंसर्स एंड वेपन्स की ले लें या प्लेटफॉर्म की ले लें, हमें आगे सोचना चाहिए। नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, ड्रोन्स, UCAVs, इस फील्ड में, मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग में, नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटीज़ में, स्पेस बेस्ड एसेट्स को इंटीग्रेट करने में, ISR को 24/7 लाने में। सो फील्ड इज़ वाइड ओपन एंड इसमें हमारे जब इंडस्ट्री प्लेयर्स फुल फ्लेजेड डेवलपमेंट में आ जाएंगे, नेक्स्ट 10 years आई थिंक वी सी अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट। तो ये देखिए जो युवा वर्ग यहाँ पर है, इन सबको बढ़िया आइडियाज आपसे मिल रहे हैं कि कहां कहां R&D करे, कहां कहां मेक इन इंडिया को बनाने के लिए खुद ये युवा वर्ग प्रयास करे। खतरा अगर अभी की बात करें हमारी सीमाओं पर जनरल नरवणे, चाइना बड़ा खतरा है या पाकिस्तान? इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं और तिब्बत के साथ जो बॉर्डर है, वही हमारे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है। और जो भी हम तैयारी कर रहे हैं, जो भी हम काबिलियत और क्षमता बढ़ा रहे हैं, वो उस खतरे को देखते हुए ही हमने बढ़ाना है। तो भारत तिब्बत सीमा पर जो चीन ने किया, क्या वो चीन
और आगे कर सकता है? सलामी स्लाइसिंग ऑफ इंडियन टेरिटरी हम आपकी दृष्टि में जो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, क्या अभी भी करने की क्षमता रखता है आपकी दृष्टि में? वो ट्राई करेंगे बट कर नहीं पाएंगे। One sec, आपने आर्मी का one एक्शन देखा ही। हाँ, आप कह रहे थे कि और भी कर सकता है, उसने किया नहीं है, तो और का सवाल ही नहीं है। गुड पॉइंट साहब, गुड पॉइंट। तो सेम आई वाज सेइंग कि वो अब कर नहीं सकता। आपने आर्मी का एक्शन देखा ही था। देयर इज नो चांस दैट ही कैन डू दिस एक्ट अगेन। तो मतलब जो चीन की गुस्ताखी थी वो सेना उसे सफल नहीं होने देगी, दिस यू आर कॉन्फिडेंट? अभी मैं पूर्व थल सेना अध्यक्ष हूँ, ये सवाल जो है जो मौजूदा थल सेना अध्यक्ष हैं उनको देना चाहिए, लेकिन उनके तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी अब तक हमने कार्रवाई की हैं, जो अधिक सेना वहाँ तैनात की है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, ना सिर्फ आर्मी के तरफ से लेकिन एयरफोर्स के तरफ से भी, और हमने सब कुछ काम जो है वो मिलजुल के किए थे। तो मेरी समझ ये है कि कोई भी चाइना के तरफ से जो कार्रवाई है वो सफल नहीं हो पाएगी। तो एक बात बार बार उठती है, बालाकोट का ऑपरेशन, कारगिल की लड़ाई जब हुई थी, अब उसको 25 वर्ष होने वाले हैं। जनरल मलिक हमारे साथ हैं, उस समय थल सेना अध्यक्ष थे जब पाकिस्तान को भारत ने हराया था 1999 में। फिर उस समय एयरपार के यूज को लेकर एक डिबेट थी कि एयरपार एस्केलेशन है, लेकिन जब पुलवामा पे पाकिस्तानियों ने आतंकी हमला किया तो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। क्या एयरपार को अब हम एक अलग दृष्टि से देख रहे हैं? और अगर उस समय हमारे पास रफाल होते तो क्या सिचुएशन अलग होती? बालाकोट इस दृष्टि से एक वाटरशेड मोमेंट था। एयरपार हमेशा एस्केलेट करती है इस दृष्टि से। जितना हम कारगिल में भी कर सकते थे हमने नहीं किया बिकॉज ऑफ कंट्रोल ऑफ एस्केलेशन। तो ये एक बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट था हमारी नेशनल सिक्योरिटी सोच में, एंड हम क्या दर्शाना चाहते हैं, हम क्या विल पावर डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं। सो उस हिसाब से बालाकोट का डिसीजन बहुत स्ट्रांग था एंड उसकी एग्जीक्यूशन बिल्कुल सही थी। अगर रफेल होता है तो क्या उसको और हो सकता था? ऑफ कोर्स वो ज़्यादा मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, ज़्यादा वेपन्स केपेबल हैं, और इफेक्टिव हो सकता था, बट जितनी इफेक्टिवनेस उस समय चाहिए थी वो उस समय अचीव की गई थी। तो जो उस समय के ऑब्जेक्टिव थे वो पूरा अचीव हुए थे, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से स्विफ्ट रिटॉर्ट जो कहते हैं उन्होंने किया, अगर हमारे पास रफाल होते, अगर हमारे पास बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें होती, तो पाकिस्तान ने जो जुर्रत की वो भी नहीं कर पाता। वो अगर करते तो उनके और ज़्यादा डैमेजेस होते और उनके एयरक्राफ्ट लॉसेस होते, बिकॉज रफेल की कैपेबिलिटी सबको समझना चाहिए कि उस नेक्स्ट स्टेज जब एयर इंटरसेप्शन हुए तब उस समय पाकिस्तान की मिसाइल्स की कैपेबिलिटी हमारी BVR मिसाइल से नियरली डबल थी। पिछले 15 साल में उस समय हमने जो लेना चाहते थे नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स वो नहीं ले पाए थे। तो वो उसका इम्पैक्ट स्ट्रेट अवे आता है। अगर आपके एडवर्सरी के पास दुगनी रेंज की ऑलमोस्ट मिसाइल हो तो उसका इम्पैक्ट रहता है। अगर रफेल होता तो उससे सुपीरियर मिसाइल होती तो देयरफॉर उनके लॉसेस सर्टनली इससे ज़्यादा होते, उनके लॉसेस बहुत बढ़ते और हमारा कुछ लॉस नहीं होता। सो अनडाउटेडली वो केस है, एंड इसके लिए अब हम आगे जो स्टेप्स ले रहे हैं, अपनी ओन वेपन्स, स्टेइंग अहेड ऑफ इन द जनरेशन, अगर नेक्स्ट जनरेशन सेंसर्स वेपन्स को डेवलप करना, उनको अपना इंटीग्रेट करना, ये सारे स्टेप्स उस दिशा में अच्छे हैं। जनरल नरवणे, अगर आर्मी की बात की जाए, आर्मी का असेसमेंट क्या है उसका? एक तो आपने चीन की से लगी भारत तिब्बत सीमा पर आपने कहा कि हमारा फोकस रहेगा। पाकिस्तान के साथ क्या युद्ध का खतरा है या केवल पाकिस्तान से आतंकवाद का खतरा है? जो अभी पाकिस्तान में अंदरूनी हालत है, उस हालत को देखते हुए मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो कोई भी ऐसे कार्रवाई हमारे खिलाफ करें। लेकिन जो प्रॉक्सी वॉर चल रहा है कई सदियों से, एक लो कॉस्ट ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए, तो ये वो कार्रवाई करते रहेंगे। लेकिन
उनको भी ये समझना चाहिए कि 2 दशकों 3 दशकों से ये कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा है। जब उन्होंने ये कार्रवाई शुरू की मिड लेट 70s 80s में, उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया का जीडीपी लगभग बराबर था, और अब 30-40 साल के बाद हम कहाँ के कहाँ पहुँच गए हैं और वो उधर के उधर ही रह गए हैं। तो उनको भी ये समझना चाहिए कि वो अपनी डेवलपमेंट पर कंसंट्रेट करें और ना कि हमें डिस्टेबलाइज करने में। ये दोनों के भलाई के लिए होगा। क्या आपका भी एयर चीफ यही असेसमेंट है कि मिलिटरीली पाकिस्तान से खतरा नहीं, केवल भारत तिब्बत सीमा पर भारत को अपनी सुरक्षा और बढ़ानी है? नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से आंख तो दोनों तरफ होनी चाहिए, बट हमारी तैयारी चीन के हिसाब से होनी चाहिए। स्ट्रेट अवे वो पाकिस्तान को फुल्ली केटर करती है, एंड जो जनरल नरावने ने बोला मैं फुल्ली एंडोर्स करता हूँ। वो उनके मिलिटरीली उनकी तरफ से संभावना नहीं है, बट उनकी प्रॉक्सी वॉर एंड नॉन स्टेट एक्टर्स की एक्टिविटी के लिए तो हमें केटर करना पड़ेगा, वो जरूर संभावना रहती है। ठीक, मेरे सहयोगी मंजीत नेगी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। मंजीत, आप एक पूछना चाहते, पूछिए अपना प्रश्न। जनरल साहब, मेरा सवाल ये था कि अब देश 2024 के आम चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहा है। अगर आपको चुनाव लड़ने का मौका मिला तो चुनाव लड़ना चाहेंगे आप? ये तो सवाल सिलेबस से बाहर है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं चुनाव नहीं, चीनियों से लड़ता हूँ। एयर चीफ मार्शल भदौरिया, अगर आपसे चुनाव लड़ने को कहा जाए या आपके पास ये अपॉर्चुनिटी हो? मैंने इस विषय पे ध्यान ही नहीं दिया। मैं यूपी कॉरिडोर में इतना व्यस्त रहा हूँ और इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन में, स्पेशली स्पेस इंडस्ट्री रिसेंटली, मैंने इस समय में ज़्यादा सोचा नहीं है। अच्छा, चीफ मेरा साथ देंगे? बिल्कुल, हमेशा। और जितनी भारत की शक्ति बढ़ेगी उतना ही खतरा घटेगा, ये एडवर्सरी भी देखता है। एडवर्सरी भी आपकी तैयारी देखकर ही अपनी प्लानिंग करता है। वो तो ज़रूरी बात है कि हमेशा जो भी असेसमेंट है वो लगातार होता रहता है, कि डायनामिक चीज़ होती है। ये नहीं कि एक बार असेसमेंट करके हम बैठे रहे, तो ये लगातार कार्रवाई चलती रहती है। सर, 2024 के लिए आपका एजेंडा क्या है? हमारे पास यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है, हम चाहते हैं कि उस प्लेटफॉर्म पर आप हमें एक एक करके आप दोनों अपना एजेंडा देश के सामने रखें, आज तक के दर्शकों के सामने रखें। 2024 के लिए आपका एजेंडा, आइए हम आपको वही लिए चलते हैं। इस चर्चा में आप दोनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।